थर में इस साल फिर खुशकसाली हुई और इसके नतीजे में सैकड़ों अमवात हो गई और हज़ारों की तादाद में जानवर जो यहाँ के लोगों की मईशत का बहुत बड़ा जरिया हैं वो मर गए। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो हुकूमत को झंझोड़ा गया मीडिया के ज़रिए, सिविल सोसाइटी के ज़रिए, और फिर हुकूमत ने यहाँ पर इमदादी काम शुरू किए। जो बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मर रहे थे, जो जानवर मर रहे थे, यहाँ के लोगों की मईशत तबाह हो रही थी, उसको बचाने के लिए हुकूमत ने इमदादी काम शुरू किया। हुकूमती इदारे एक्टिव थे, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, और फिर ये दावा किया गया कि एक एक थरी को इमदाद फराहम कर दी गई है। यहाँ पर जो सेहत की सहूलियतें हैं वो फराहम कर दी गई हैं। इसीलिए हम थर के इलाके छाछरों आए हैं ताकि जान सकें कि जो दावा किया गया कि एक एक थरी को इमदाद फराहम कर दी गई है और की जा रही है, सेहत की सहूलतें पहुंचा दी गई हैं। देखते हैं अंदर गांव में जाकर कि वाकई इन सब को इमदाद मिल चुकी है, ये मुतमईन हैं या अब भी इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं। अमूमी तौर पर होता यही है कि जब कोई डिज़ास्टर होता है तो वहाँ पर मीडिया भी पहुँचता है, वहाँ पर पॉलिटिशियंस भी पहुँचते हैं, सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सिर्फ फ़ोटो सेशन करते हैं, सिर्फ अपने नाम के लिए आते हैं, और फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि उस वाक़े को सब लोग भूल जाते हैं। थर भी खुश्क साली कोई एकदम से नहीं आ गई, बल्कि यहाँ पर जब बारिशें नहीं होती तो फिर ये खुशहाली यहाँ पर आ जाया करती है। और जब भी खुशहाली आती है, अंग्रेज़ के ज़माने का एक सिस्टम है कि जब भी यहाँ पर खुशहाली हो, 3 बारिशें साल में यहाँ पर ना हो, तो यहाँ के लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए खुद ब खुद हुकूमती मशीनरी एक्टिव हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा यहाँ के लोगों का बड़ा नुकसान हो गया, जानवर इनके मरे, इनकी मईशत तबाह हो गई, और अब इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए जितनी ज़्यादा इमदाद चाहिए उस तरह से इमदाद नहीं मिली है यहाँ के लोगों को। थर के कुएं बहुत गहरे होते हैं और उनसे पानी निकालना इंसान के बस का काम नहीं है, लिहाजा ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है और एक बहुत लंबी रस्सी जिसके ज़रिए पानी का डोल खींचा जाता है, उसे ऊंट के ज़रिए खींचा जा रहा है ताकि पानी निकल सके। इस पानी का मैं रंग देख रहा हूँ, ये पानी तो बहुत ही बेकार पानी है। पानी तो बेकार है, लेकिन हम इसी पानी को पीने के लिए, हाँ, यही पानी के लिए पीने के लिए, तो इस पानी से तो बीमारियां ही फैलती हैं। हाँ, और क्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं खुश्क साली की वजह से नहीं बल्कि डायरिया की वजह से लोग मर गए और दूसरी बीमारियों की वजह से मर गए, तो ये डायरिया और दूसरी बीमारियां भी तो इसीलिए फैल रही हैं कि यहाँ पर पीने का साफ पानी लोगों को मैसर नहीं है। कुआं खुद सकता है, कुएं में अगर एक ट्यूबवेल लग जाए तो फिर लोगों को साफ पानी मिल सकता है, बिल्कुल ही साफ पानी मिल सकता है। तो यहाँ इमदाद अब तक पहुँची है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। गवर्नमेंट तो दावा करती है, हम हर उस जगह पे हमने इमदाद पहुंचा दिया पूरे थर के अंदर, लेकिन यहाँ पे कुछ पे नहीं पहुंचा। अच्छा, इससे पहले यहाँ मीडिया आया? नहीं, कोई मीडिया नहीं, हम पहली मर्तबा यहाँ पर। हाँ। ये वो इलाका है जहाँ पर इससे पहले मीडिया नहीं आया और ना ही हुकूमत की तरफ से इमदाद आई है। यहाँ पर डॉक्टर आए? डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर जानवरों के आए, जानवर के डॉक्टर, जानवरों के आए। अच्छा, कितनी मरतबा है? एक ही मरतबा आई, बस उसके बाद नहीं। सारे जानवरों की वैक्सीनेशन हो गई? वैक्सीनेशन क्यों, वो जो एक्सपायर थी वैक्सीन, एक्सपायर वैक्सीन थी, उसकी माता की जो वैक्सीन थी एक्सपायर थी, बिल्कुल बेकार थी। अच्छा, तो वो लगी या नहीं? हाँ, वो लगी तो माल ही मर गया, भेड़ बकरी ये वो सारे मर गए। तो एक्सपायर वैक्सीन लगाई, उसके बाद जो जानवर मजीद मरे? हाँ, जानवर मरी, बिल्कुल बहुत ज्यादा मर गए। कादिर साहब, कितने जानवर मरे हैं यहाँ पर इस ड्राउट के दौरान? जी भाईजान, जो ऑफिशियली फिगर हमारी है वो 2044 की है। हनीफ, क्या यही फिगर है? बिल्कुल ये नहीं है, और हमने जिन देहात का दौरा किया है वहाँ पर एक एक जगह पे कई 100 जानवर मर रहे हैं। मैं आपसे सर ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आप फिगर दे रहे हैं इसकी सोर्स क्या है? सर, ये सोर्स वो है जो हमारे जो फील्ड ऑफिसर हैं जिन्होंने हमें दी है। जानवर मरना कब से शुरू हुआ? ये जो बीमारी थी वो तकरीबन दिसंबर के से या उसके लगभग जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ी थी उस टाइम पे। आप लोगों ने कब काम शुरू किया? हमने ये काम जो है ना वो जनवरी के एंड से शुरू किया हुआ। जो फिगर आप बता रहे हैं जानवरों के मरने की, वो तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। नहीं, यानी एक एक जगह पर, एक एक गांव में सैकड़ों जानवर मरे। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपको, यही मैं इसी बात पे आ रहा हूँ
कि 26 लाख जानवर जब हमने उनको वैक्सीनेट किया है तो उसी में टाइम लगा है, क्योंकि एक गांव में नहीं, मगर आप अपनी फिगर की तो बात करें, आप कह रहे हैं 2044 जो हमारी ऑफिशियल 2044 जानवर, इसको कौन मानने को तैयार होगा? आप बताएं, दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या इतने जानवर मरे? जो मैं कह रहा हूं कि हमने काम जब से शुरू किया, जिसमें इसकी फिगर्स हमने कलेक्ट की है, कब से? जनवरी के मिड से। डायरेक्टर और आपके डिपार्टमेंट खुद का ये कहना है कि 2 रुपए वैक्सीनेशन के हमें दिए जाते हैं एक जानवर के, और हमारे पास 4 व्हील गाड़ियां भी सिर्फ 3 हैं। 3 4 व्हील गाड़ियों में आप तो अभी आए जब जब ये बच्चों का इशू चला है, इससे पहले भी जो वो कह रहे थे कि हमने 7 लाख जानवरों की वैक्सीनेशन की है 3 गाड़ियों के जरिए और 2 रुपए पर जानवर के हिसाब से, किस तरह मुमकिन है? 7 लाख 3 एक हफ्ते में तो नहीं हुई है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम जरूर लगा है, ज्यादा लगा है, उससे हो सकता है उसने ऐसे ही कहा हो, लेकिन ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ ये 2000 जानवर जो मर गए जी, इसके लिए आपने क्या गवर्नमेंट को कहा है? क्योंकि ये मरे तो हैं ड्राउट की वजह से, लाइफ स्टॉक ने सही पहले अपना काम शुरू नहीं किया वक्त पर, ये इन वजूहात पे मरे, तो उनको कंपनसेट कर रहे हैं? आप सही कहते हैं, कोताही जो आप 2044 का फिगर दे रहे हैं, 2000 कोताही है आपकी, ये 2044 बकौल आपके, इनको कंपनसेट कैसे कर रही हैं? सर ये तो हमारा काम नहीं, हम तो फिगर देते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, अगर वो रिहेबिलिट तो आपकी ये अच्छा आपकी नाअहली थी कि ये मर गए? एक में सर अर्ज नहीं सर, अभी रुक जाए। आपने कहा आपने माना ना कि हमारी नाअहली थी, ये जानवर मर गए, लोगों की मईशत तबाह हो गई जिनके जानवर मरे, आपके डिपार्टमेंट में से किसको सजा मिली? हमारा जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था उसको जो है ना वो सीएम साहब ने सस्पेंड किया है। सिर्फ सस्पेंड किया है? हाँ, तो अभी तो उस पर इंक्वायरी चल रही है ना, आगे जो रिजल्ट होगी तो फिर उसके ऊपर एक्शन होगा। लाइव स्टॉक ने अपनी जिम्मेदारी मान ली, उनकी नाअहली थी, जानवर मरे, मगर उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोई प्लान मौजूद नहीं है। सर हम रिहेबिलिट देखिए, हम तो सिफारिश की आपने गवर्नमेंट से? सर हमने हम तो कहेंगे कि बेचारों को फायदा पहुंचे। कहेंगे कि सर नहीं सर, हमने उन्हें मांगी भी नहीं है अभी। गवर्नमेंट की इमदाद पहुंची है? आवाज ना, कुछ भी नहीं पहुंचा। ना। पानी की सहूलत कोने, डॉक्टर कोने, अस्पताल कोने, परे अस्पताल है, इमदाद आसाम के कौन जुड़ी है, काश है कौन पहुंची है समझ। सरकारी अफसरों को बताया आपने कि इधर इमदाद नहीं पहुंची है? हमने बहुत बताया है। तो फिर क्या कहते हैं वो बोलते हैं आते हैं, कब आ जाते हैं, परसों आते हैं, कल आते हैं, मगर आते नहीं। इधर कोई नहीं है। और दूसरे जो गांव हैं यहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर दूर, वहाँ तक तो इमदाद पहुँची है? तो वहाँ पहुँचे, जो पीपी के वोटर है उसको ही मिली है, तो हम तो पीपी को वोट नहीं दिया, हमारी गलती ये है, उस वजह से हमारे को इमदाद नहीं मिली। ये जो 2 गांव हैं यहाँ पर 300 से 400 घर मौजूद हैं और यहाँ पर कोई भी बुनियादी मरकज़ सेहत मौजूद नहीं है, BHU मौजूद नहीं है, और पहला जो करीब तरीन BHU है वो यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर है। इनके पास सवारियाँ नहीं होती, पैदल सफ़र करना होता है, और बीमारी के आलम में पैदल सफ़र करना बहुत मुश्किल काम होगा। ये इस गांव का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जो गुज़िश्ता 10 साल से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ उस्ताद भी मौजूद नहीं है। तो यह है सरकारी सूरत हाल कि यहाँ पर सरकारी स्कूल तो मौजूद है मगर यहाँ पर टीचर्स मौजूद नहीं हैं, अंदर क्लासरूम खाली पड़ा हुआ है और इस गांव के बच्चे तालीम हासिल करने से भी महरूम हैं। अब हम जा रहे हैं उन इलाकों की तरफ जहाँ तक पहले मीडिया की भी रसाई नहीं हुई और हमारी इत्तलात ये है कि शायद वहाँ तक इमदाद भी नहीं पहुँची हो। हम तवक्को ये ज़रूर रखेंगे कि खुदा करे कैसा हो कि यहाँ पर गवर्नमेंट की इमदाद पहुँची हो लोगों को, लोग यहाँ पर मुतमईन हों, मगर हमें इत्तला ये है कि यहाँ पर भी लोगों को परेशानियाँ हैं। इस इलाके में आप इमदाद तकसीम करने आए, ऐसी जगह पर जहाँ पर अभी सरकार भी नहीं पहुँची है, तो आपको कैसे इत्तला मिल गई और सरकार को इत्तला नहीं मिली कि यहाँ पर इमदाद की ज़रूरत है? मेरे ख्याल सरकार को इत्तला सब है, लेकिन वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके और लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई गोठ हैं जिसमें आप आइए, रोड से उतरिए, मिट्टी चौक के मिट्टी के सराउंडिंग्स के बाद सरकार कहीं पहुंची नहीं है। सरकार अगर पहुंची है
अपने वजीरों के पास, अपने एमएनए के पास, अपने एमपीएस के पास, उनके डेरों पे, उनके उताकों पे सामान पड़ा हुआ है। लेकिन मुस्तहिकीन जिनके पास ड्राउट आ चुका है, इनके पहले मोर मरे, फिर इनके मवेशी मरे, फिर इनके बच्चे बीमार हुए और अभी तक इनके पास जानवरों को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार सिर्फ दावे कर रही है। और इसमें हम इस वक्त इसमें छाछरों के तालके में मौजूद हैं। छाछरों में सुना है 4 ट्रक इमदाद किया है, 3 ट्रक चले गए साथ वाले तालके में जो वजीर साहब का तालका है, डाहली तालका, और छाछरों में 1 ट्रक आया, वो भी कहीं शायद एसी के ऑफिस में पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। तो सिचुएशन ये है कि सूरत हाल बड़ी अबतर है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 1 अरब रुपए अनाउंस किए हैं। कहाँ है वो 1 अरब रुपए? अभी तक तो 1.5 अरब तो आ गया सऊदी अरब वाला। ये कि थरपारकर, इस्लामाबाद से थरपारकर का तो छोटा रास्ता था, वो 1 अरब कहाँ रुक गए हैं। पीएचयू का हाल खराब है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर भागे हुए हैं। जो नए भर्ती कर रहे हैं उस पर भी, उन 161 डॉक्टर्स पे भी बंदर बांटो लड़ाई हो रही है कि जी मुझे कितनी नौकरियां देनी है, उसको कितनी देनी है। अब भी वो डॉक्टर भर्ती किए जाएंगे, कोई मसूद रजा का होगा, कोई मेरा होगा, कोई इनका होगा, बड़े बड़े लोगों के, और फिर वो नौकरियां नहीं करेंगे, फिर अगले साल बच्चे मरेंगे। आप तो रिलीफ मिनिस्टर भी रहे, तो क्या इसी तरह से रिलीफ का काम होता है, या जब आप मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी ऐसी कोई सूरत हाल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2012 में ये वजारत मेरे पास थी। उस वक्त भी पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफा जब 3 महीने बारिश नहीं हुई, जून जुलाई अगस्त जब बारिश नहीं हुई, तो हमने फौरन 15 अगस्त को, आज डायरेक्टर एंटी करप्शन है कराची में गुलाम हुसैन मेमन, वो चेयरमैन उस कमिश्नर साहब थे यहाँ, मखदूम अमीन फहीम साहब का बड़ा बेटा मखदूम शकील-उज़्ज़मान डीसी था। मैंने उनको 15 अगस्त को कहा कि जी बारिशें नहीं हुई है, मुझे रिपोर्ट दो। 16 अगस्त को उसने रिपोर्ट भिजवाई 1 दिन में। अगले दिन मैं गया SMBR शाहजर शमून, वो भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मैंने कहा जी मुझे आज अपनी समरी मूव करो। 19 अगस्त को साईं कायम अली शाह, यही वजीर आला थे, यही ब्यूरोक्रेसी थी, यही सिस्टम था। 19 अगस्त को हमने कैलेमिटी फैक्ट्री डिक्लेयर किया। 26 अगस्त को हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन, वीट डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर्स फूड डिपार्टमेंट को जारी कर दिए। और मैंने खुद 1 हफ्ते के लिए यहाँ आके कैंप लगाया था, विजोटो के ऊपर हमने कैंप लगाया, वहाँ फ्री खाना दे रहे थे। अल्लाह ताला ने करम किया, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं। इस दफा क्या हुआ, मुख्तसरन ये बताएं कि इस दफा क्या हुआ, मुख्तसर तरीन और जामे तरीन अल्फाज में। इस दफा अगस्त में इन्हें डिक्लेयर करना चाहिए था ड्राउट, चूंकि 3 महीने बारिश नहीं हुई थी। दिसंबर में 13 दिसंबर को डिप्टी कमिश्नर ने एप्लीकेशन मूव किया और जाके 28 फरवरी को जाके इन्होंने कैलेमिटी फैक्ट्री डिक्लेयर किया। जिम्मेदार कौन है? सिंध गवर्नमेंट। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर को जिम्मेदार करार देना, रिलीफ मिनिस्टर को जिम्मेदार करार देना ज्यादती होगी। मैं समझता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट, लाइव स्टॉक, फूड, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम इसके जिम्मेदार हैं। जो बच्चे मरे हैं, कह रहे हैं मतलब जिम्मेदारी का तायन हो गया कि अगर कैलेमिटी फैक्ट्री डिक्लेयर कर देते अगस्त में तो कुछ भी ना होता। अगर डॉक्टर्स की टीम आ जाती कुछ भी ना होता। अगर लाइव स्टॉक को वैक्सीनेशन हो जाती कुछ भी ना होता। लाइव स्टॉक का चारा मिल जाता, जानवरों का, भेड़ों का, भैंसों का, तो इन्हें कुछ भी ना होता। होना तो ये चाहिए था कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव खुद अगर ये जिम्मेदारी महसूस करता तो महसूस करने के बाद मुताल्लिका इदारों से पूछता। मगर कैसे पूछा जाए कि यहाँ पर जिस इदारे में देखें कोई रिश्तेदार है, कोई अजीज़ है, कोई अकारिब है जो किसी न किसी सीट पर बैठा हुआ है, और इस तमाम सूरत हाल की वजह से आज थरी दाने दाने को तरस रहे हैं। इस वक्त कैसे गुजर रही है भाई जिंदगी? जी बहुत बदहाली है हमारे पास। हाँ जी बहुत बदहाली है, भूखी है, प्यासे हैं हम लोग बहुत। ये पहली बार जो मीडिया वालों ने कहा है, जो ऊपर आवाज़ की है हमारी, ये आदिल शेख साहब आया पहली बार। हम अभी 5 किलोमीटर से ये खड़ा है इधर। 2000 का 30 किलो आटो मिल रहा है हमारे को। 2000 का 30 किलो आटो बनी सारों से आप चेक करके देखते हैं। थरियों की ये शिकायत है कि यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। रेट लिस्ट का यहाँ तस्वुर नहीं है और मनमानी कीमतों पर इनको मजबूर किया जा रहा है कि ये खरीदें। एक्सरे मशीन खराब हुई है, कोई इस चीज़ की सहूलत नहीं है, कोई चीज़ का हिसाब किताब नहीं है। कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर नहीं है। एक्सरे फिर बाहर से कराया? बाहर से एक्सरे कराया। कितने खर्चा हुआ? 500 रुपये। और अगर कोई टेस्ट कराने हो, टेस्ट वगैरह करानी हो तो वो बाहर से लिख के देंगे, फिर कराएंगे। यहाँ बेड्स पर चादरें मौजूद नहीं हैं और यहाँ पर भी वही हाल है जो हमने बाहर देखा, यानी गंदगी बहुत ज़्यादा है, सफाई यहाँ पर मौजूद नहीं है। और हम आपको एक बार फिर बताएं कि हम एक ऐसे वक्त में
इन इलाकों में पहुंचे हैं जब यहाँ से वजीर आज़म, वजीर आला, उनकी पूरी कैबिनेट सब लोग दौरे करके जा चुके हैं, ऐलानात करके जा चुके हैं और ये बताया गया है कि सारा निज़ाम ठीक कर दिया गया है, लोगों को रिलीफ पहुंचना शुरू हो चुका है। मगर रिलीफ किस तरह पहुंच रहा है कि उमरकोट का तालुका अस्पताल 2 से 2.5 लाख की आबादी के लिए अस्पताल है, मगर यहाँ पर भी मुनासिब सहूलतें अभी भी मौजूद नहीं हैं। डॉक्टर साहब, मैंने अंदर मरीजों को देखा, वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट्स ज़्यादा हो गए हैं। हमारे पास जो वसाइल हैं सफाई के, हम तो मुकम्मल उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्यूमिगेशन वगैरह यहाँ नहीं होती क्योंकि मक्खियाँ, बच्चों के मुंह पे मक्खियाँ बैठ रही हैं और फ्यूमिगेशन अलग मसला है, ठीक है, हमारे बस में नहीं है, हम तो अपील कर चुके हैं। ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पर? ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशनल नहीं है। ऑपरेशंस माइनर होते हैं, मगर जिस तरह से ऑपरेशन थिएटर को चलना चाहिए उस तरह से तो ऑपरेशन थिएटर नहीं चल रहा। एक्सरे मशीन का क्या मसला है? रिपेयर कराया हमने बार बार, लेकिन वो अभी बनने के काबिल नहीं है। यहाँ गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है 3 साल से, तो हेल्थ सेक्रेटरी से पूछे क्यों नहीं अपॉइंट की गई। लोग मरते हैं, सीजर वगैरह प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट लोग यहाँ लूटते हैं। यहाँ गवर्नमेंट में कोई फैसिलिटी नहीं। 60 से ज्यादा बेल डॉक्टर की जरूरत है, कोई डॉक्टर नहीं है। सराहने आला के चाहते हैं सब, कोई ड्यूटी पे नहीं आता, सब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। सब MP MNA के कहने पे जब जिसका जाता है वो सिफारिश करता है, वो चलता है सर। मतलब एक्चुअल पोजीशन क्या है इस वक्त? डॉक्टर्स कितने, पैरामेडिक्स कितने हैं यहाँ पर? डॉक्टर्स ऐसे कि स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास। बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट नहीं है, DC और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुतासर बच्चे हैं, उनके लिए हमने DCH डॉक्टर्स जो हैं उनकी खिदमत हासिल की हैं। आप जरा बच्चों का हाल देखें, जिस तरह से मक्खियाँ इस बच्चे के ऊपर बैठ रही हैं, आप क्या अपने बच्चे को इस तरह से बिठाएंगे? कर रहे हैं, लेकिन जो कंडीशंस हैं आपके सामने हैं, कोशिश कर रहे हैं जो। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि सफाई सुथराई नहीं है इस अस्पताल में, इधर बदबू आ रही है, अंदर लोग इतने सारे भरे हुए, ओवर क्राउडेड है। और जब हुकूमत सिंध को पता चल गया कि यहाँ पर इमरजेंसी की सूरत हाल है और उसने इमरजेंसी नाफिज भी कर दी, तो उसके बाद तो यहाँ पर इतने इंतजाम कर देने चाहिए कि ये 2-2.5 लाख की जो आबादी है, इसके लिए इस अस्पताल में मुनासिब इंतजामात हों। हम उमरकोट में मौजूद हैं, ये भी आफतज़दा इलाका है और इस आफतज़दा इलाके का ताल्लुका अस्पताल है। इस ताल्लुका अस्पताल में मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है मगर वसाइल बहुत कम है। जिस इमदाद के दावे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है वो इमदाद कहाँ खर्च हो रही है? यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है, यहाँ ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहा, यहाँ पर एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही, यहाँ पर पंखे मौजूद नहीं हैं, यहाँ पर लाइट्स मौजूद नहीं है, गंदगी है। यहाँ पर बच्चे इस तरह से हैं कि इनके चेहरों पर और इनके जिस्म पर मक्खियाँ बैठी हुई हैं। और इन हालात में क्या बच्चे ठीक होंगे या ख़राब होंगे? वुमेंस हेल्थ प्रोजेक्ट की ये वैन है और शायद ये इसलिए है कि दूर दराज इलाकों में ये वैन जाए, इसमें डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स स्टाफ हो और इलाकों में जाकर, गांव देहातों में जाकर, दूर दराज इलाकों में जाकर वहाँ के मरीज़ों को तिब्बी सहूलियात मिल सकें। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए ये एक फैसिलिटी थी इस अस्पताल के पास, मगर इसका ये हाल है कि ख़राब हो चुकी है। आवाम के लिए इस हुकूमत के दिल में कितना दर्द है और आवाम की फलाह बहबूद के लिए ये हुकूमत क्या करना चाहती है। अगर ये कुछ करना चाहते तो फिर यहाँ पे वो सानिया ना होता कि यहाँ पर सैकड़ों बच्चे कहत साली की वजह से मर जाते। ये एम्बुलेंस कब से ख़राब पड़ी हुई है? सर ये 2 साल से, ये जैसे हुकूमत आई है तो 5-6 एम्बुलेंस ऐसे ही खड़ी हुई है। ये कामूर जो मिनिस्टर बने वो मिनिस्टरों के MS आते हैं, अभी भी मिनिस्टरों के MS आए हुए हैं। इनका कहना है कि सियासी असर रसूख की बुनियाद पर यहाँ पर भर्तियाँ की जाती हैं, चाहे MS हों या डॉक्टर्स हों, सियासी असर रसूख की बिना पर उनके अपॉइंटमेंट्स होते हैं। सिविल हॉस्पिटल में 13 पोस्टिंग्स हैं फीमेल्स की। ये रहा लेटर, ठीक है, ये मेरा लेटर है 2009 में। इधर से DHO ने रिक्वायरमेंट करके दिया था कि हमें लाजमन डॉक्टर चाहिए इसके लिए, सिविल के लिए, ठीक है। उसको नो एनी एक्शन ऑन दैट, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सेक्रेटरीट में। मतलब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, सिर्फ अगर ये पॉलिटिकली बैकग्राउंड रखते हैं तो ये इनका इलाज होगा, अदरवाइज अगर ये पॉलिटिकल नहीं रखते हैं इनका इलाज नहीं होगा।
कहा यह जाता है कि इन इलाकों में डॉक्टर्स काम करने को तैयार नहीं होते, मगर 2 डॉक्टर से मिल चुका हूँ जो यहाँ पर रहते हुए काम करना चाहते हैं और उनको अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं मिल रहा कि उनके पास कोई उनके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, कोई उनको बैक करने वाला नहीं है, कोई उनकी वाबस्तगी नहीं है किसी सियासी जमात से, लिहाजा ऐसा हो रहा है। और ऐसा क्यों ना हो, ऐसा इसलिए भी होता है कि जब हम देखते हैं कि वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह साहब के पास कलमदान है सिंध की वजारत सेहत का, और फिर हम देखते हैं कि उन्हीं के अजीज़ सेक्रेटरी भी हैं। इसी तरह से हम दीगर वजारतों में देखते हैं कि जो वज़ीर है उसी की रिश्तेदार, उसी के अजीज़ सेक्रेटरी और आला ओहदों पर मौजूद होते हैं, तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करें कि वो लोग जिनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी के ओहदे पर या सीनियर पोस्ट पर, उन्हें मेरिट की बुनियाद पर भी पोस्ट किया गया, मगर क्योंकि एक वज़ीर से उनकी रिश्तेदारी है, वो क़राबतदारी है, उसके बावजूद उनको लगाया गया, तो वहीं से सिलसिला ख़राब होना शुरू होता है और फिर नीचे तक हमें ये सुनने को मिलता है कि अगर सियासी वाबस्तगी नहीं है तो ना आपको इलाज मिलेगा, ना आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। जब इधर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, जब नवाज शरीफ साहब आए, उस वक्त तो पूरी एक फौज थी डॉक्टरों की, भाईजान ये तो वो क्या दिखावा था? नहीं, दिखावा नहीं था।